नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। बिहार में सस्पेंस बा, तो सवाल है कि कैसा सस्पेंस और यह सवाल क्यों? दरअसल 3 बयानों की वजह से बिहार में सियासी सस्पेंस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। और क्या क्या चर्चा हो रही है, जरा उस पर भी गौर फरमाइएगा। देखिए, पहली चर्चा क्या है? क्या बिहार में जल्द चुनाव होगा? क्या नीतीश की सियासी विरासत संभालेंगे निशांत? चर्चा तो यह भी है कि तेजस्वी ने निशांत को भाई क्यों कहा? क्या बिहार में कुछ नया होने वाला है? ये भाई भाई वाले बयान का सियासी मतलब आखिर है क्या? इस सस्पेंस को इस शो में हम समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्या बिहार में जल्द चुनाव होने वाला है? इस सवाल के पीछे की सियासी कहानी आपको समझा देते हैं। क्या बिहार में जल्द चुनाव होने वाला है? बिहार विधानसभा का चुनाव नवंबर में होना है, लेकिन ये सवाल फरवरी में ही क्यों उठ रहा है? समय से पहले बिहार में चुनाव की चर्चा क्यों? ये सवाल जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी के बयान से उठा है। एनडीए जो है, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह न सिर्फ एकजुट है, बल्कि किसी भी समय चुनाव का सामना करने को हम लोग तैयार हैं। जब उन लोग चाहें तब करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन तो आपको पता ही है, लोकतंत्र का और संविधान का कैंसर के रूप में काम कर रहा है। पूरी तरीके से जो है चीयर लीडर जो होता है ना बीजेपी का, वो है इलेक्शन कमीशन। तो जब चाहे तब वो लोग कर रहे हैं। देखिए, बिहार में जल्द चुनाव की सुगबुगाहट के पीछे सिर्फ मंत्री विजय चौधरी का बयान ही पहली वजह नहीं है। कई सियासी हलचलों को देखेंगे तो समझ में यह बात आएगी कि बिहार में यह चर्चा क्यों हो रही है। बिहार में जल्द चुनाव की सुगबुगाहट के पीछे जो वजहें बताई जा रही हैं, जो आकलन है, जो कयास है, उसे आप कुछ इस तरीके से समझिए। पहली वजह मंत्री विजय चौधरी का बयान, उसके बाद इस कयास को बल मिला। दूसरी वजह नीतीश की प्रगति यात्रा संपन्न हो जाना। तीसरी वजह है मखाना किसानों के बीच शिवराज सिंह चौहान का जाना। एक और अहम वजह, चौथी वजह के तौर पर इसे आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का भागलपुर दौरा। वहां वो पहुंचने वाले हैं। जाहिर तौर पर इसके कई मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। यानी दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में इतनी हलचलें बढ़ गई हैं, जिसे देखकर सियासी गलियारों में जल्द चुनाव की बात कही जाने लगी है। किसी भी समय चुनाव का सामना करने को हम लोग तैयार हैं। जेडीयू के मंत्री विजय चौधरी ने ये बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा खत्म होने के तुरंत बाद दिया है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा 23 दिसंबर को शुरू हुई थी और 21 फरवरी तक चली। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा की असीम सफलता जो है, इतनी जबरदस्त सफलता जो हुई है प्रगति यात्रा की, उससे भी बेचैनी है, घबराहट है विपक्षी पार्टियों में। आने जाने में तो अब चुनावी वर्ष है, तो सब पार्टी के सब नेता आएंगे। आने वाले दिनों में इस यात्रा के असर का विश्लेषण होगा, लेकिन बिहार में सियासी गतिविधियां अभी से बढ़ गई हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की दरभंगा यात्रा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के साथ राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दौरा किया और मखाना किसानों से मुलाकात की। तस्वीरें देखिए, मखाना किसानों के साथ शिवराज सिंह चौहान पानी भरे खेत में उतर गए और मखाना की रोपाई करने लगे। शिवराज सिंह चौहान ने मखाना रिसर्च सेंटर में जाकर पहले इस फसल की खेती और प्रोसेसिंग से संबंधित प्रक्रिया को समझा, फिर खेत में किसानों के साथ उतर गए और अपने हाथों से मखाना की रोपनी की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी सांसद हरिभूषण ठाकुर बचौल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी रोपनी करते नजर आए। अब सवाल है कि शिवराज सिंह चौहान
मखाना किसानों के बीच क्यों गए? दरअसल पीएम मोदी बिहार के भागलपुर दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की राशि जारी करेंगे। उससे पहले शिवराज सिंह चौहान मखाना किसानों के बीच पहुंचे और उनसे जोड़ने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी बिहार के दरभंगा से किसानों के खाते में राशि डालने वाले हैं। मखाना का उत्पादन बढ़े, प्रोसेसिंग हो, गुणवत्ता बढ़े। अभी मखाना उत्पादक किसान कई कठिनाइयों में काम करते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन कठिनाइयों को दूर किया जाए, इसके लिए इस बार मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 35,000 हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है। 25,000 किसान इससे जुड़े हुए हैं। देश में सबसे ज्यादा मखाना उत्पादन करने वाला राज्य बिहार ही है और इस साल बिहार में चुनाव है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी के दौरे को बिहार में चुनाव की तैयारी के नजरिए से विपक्ष देख रहा है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ऐसा नहीं मानते। चुनाव को देखते हुए हर बार आएंगे, उनके मंत्री आएंगे, उनके पार्टी के लोग आएंगे। आए चुनाव के लिए आना ही, प्रधानमंत्री तो कौन रोकेगा भाई, आना ही चाहिए। तेजस्वी ये जान लें कि प्रधानमंत्री अभी उतर रहे हैं मध्य प्रदेश, वहाँ कोई चुनाव नहीं है। वो ये भी जान लें कि यहाँ के बाद जाएंगे प्रधानमंत्री जी आसाम, वहाँ कोई चुनाव नहीं है। इसके पहले के प्रधानमंत्री के दौरे देख लो, हमारे प्रधानमंत्री बंगलों में कैद नहीं रहते, जनता के बीच जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी के दौरे को मखाना किसानों और उनके हित से जोड़ा, तो तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के दौरे को सियासी स्वार्थ बताया। प्रधानमंत्री आ रहे तो कोनो बेरोजगारी खत्म करने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे तो कोनो बिहार का गरीबी खत्म करने आ रहे हैं, पलायन रोकने आ रहे हैं क्या? साक्षरता के मामले में बिहार जो है सबसे पीछे है। बिहार को इन्होंने दिया क्या? सौतेला व्यवहार किया। बजट में बिहार और वहां के मखाना किसानों को तरजीह मिलने के बाद से ही ये अटकलें शुरू हो गई थी कि बीजेपी ने बिहार में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अब शिवराज सिंह चौहान के बाद पीएम मोदी के दौरे से ये माना जा रहा है कि बिहार अब चुनावी मोड में आने लगा है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके आने से किसी को गुरेज क्या होगा, परहेज क्या होगा? बस एक आग्रह होगा, बिहार के हक में विशेष राज्य का दर्जा हमारे लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी, आप जिस राज्य से आते हैं यानी गुजरात, हम वहाँ खड़ा होना चाहते हैं। बिहार की वो आकांक्षा है। ठगेंगे तो बिहार के पैसे से मार्केटिंग करेंगे। फसल बीमा योजना का क्या हुआ? ये तो कांग्रेस के समय से एमएसपी का क्या हुआ? बिहार में बंद पड़े फैक्ट्रियों का क्या हुआ? मधुपुर के दूध फैक्ट्री का क्या हुआ? पूरा का पूरा नाटक करने क्या हुआ? आए थे द्वारिकाधीश से आए हैं। किसानों की समृद्धि के लिए 19वां किस्त जारी करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हम उनका स्वागत भी करते हैं और मखाना बोर्ड के निर्माण के लिए भी उनको विशेष तौर पर बधाई बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी की तरफ से देता हूं। प्रधानमंत्री 24 तारीख को भागलपुर से न सिर्फ पूरे देश के किसानों को किसान निधि की राशि जारी करेंगे, बल्कि बिहार के किसानों के साथ वहां के मतदाताओं से भी मिल सकते हैं। और अब बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की। नीतीश कुमार हमेशा से वंशवादी राजनीति के कड़े आलोचक रहे। परिवारवाद के लिए कांग्रेस लालू यादव को कोसते रहे, लेकिन क्या अब अपना स्टैंड बदल सकते हैं? क्या निशांत कुमार पिता की सियासी विरासत को संभालने वाले हैं? क्या जल्द ही पॉलिटिकल डेब्यू कर सकते हैं? आखिर तेजस्वी यादव क्यों निशांत कुमार को भाई भाई कहकर संबोधित कर रहे हैं? उनके बयान में निशांत को लेकर एक लगाव के साथ नसीहत क्यों दिख रही है? बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में राज्य की राजनीति अब तेजी से चुनावी मोड में जाती नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की खूब चर्चा हो रही है। निशांत फिलहाल राजनीति से दूर हैं, लेकिन अब उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर कई तरह की चर्चा चल रही है। बिहार वासियों की मांग है कि वो जल्द से जल्द राजनीति में आए और हमें उम्मीद है कि इस होली पे गुड न्यूज मिलेगा बिहार वासियों को। इंजीनियर का पुत्र इंजीनियर हैं जो ही बिहार चलाएंगे, ना कि नौ में फेल बिहार चलाएंगे। न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि जेडीयू के नेता भी चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए। देखिए, ये पार्टी नीतीश कुमार जी ने खड़ी की है और ये पार्टी में कोई भी चीज होगी तो उन्हीं की मर्जी से होगी।
इसमें बाकी लोगों, पार्टियों या यहाँ तक कि आप लोगों को भी इसमें ज्यादा न दिमाग लगाने की जरूरत है न सलाह देने की जरूरत। यह फैसला माननीय निशांत जी को करना है कि मुझे समाज और देश और राज्य के लिए सेवा करना है। यह सवाल का बेहतर उत्तर माननीय निशांत जी दे सकते हैं। समर्थकों के बयान से ज्यादा चर्चा निशांत पर तेजस्वी यादव के बयान को लेकर हो रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने निशांत को भाई कहकर संबोधित किया और एक सुझाव भी दिया। भाई हैं हमारे और हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी घर भी बसा लें, लेकिन निशांत जी को सोचना पड़ेगा जो आज उनके पिताजी के साथ जो लोग हैं, चाहे सम्राट चौधरी हों, विजय सिन्हा हों या नरेंद्र मोदी जी हों या चिराग पासवान हों, मांझी जी कहते थे स्वस्थ नहीं है, तो जो आज नीतीश जी के साथ जो लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री तो डीएनए का सवाल उठाते थे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की वकालत की है। आपको भी राजनीति में आने का अधिकार है। देश का हर नागरिक को राजनीति में आने का अधिकार है। इसमें कोई आश्चर्य की बात तो किसी को नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने भी एक ट्वीट कर निशांत का राजनीति में स्वागत करने की बात कही। मांझी ने अपने पोस्ट में लिखा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो अच्छा, आईएएस का बेटा आईएएस बने तो काबिल, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने तो होनहार, पर नेता का बेटा नेता बने तो कई सवाल। ये ठीक नहीं। राजनीति में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत का स्वागत है। हम निशांत के साथ हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि निशांत कुमार को तो और पहले ही राजनीति में आ जाना चाहिए था। हर परिस्थितियों में निशांत को बहुत पहले आना चाहिए था, और यदि वो आ रहा है तो निश्चित रूप से एक सरल, एक विनम्र लड़का राजनीति में आएगा। और जदयू में नीतीश कुमार जी के पुत्र को तो आना ही चाहिए। हालांकि न तो नीतीश कुमार ने और न ही निशांत कुमार ने अभी तक राजनीति में एंट्री को लेकर अपने पत्ते खोले हैं और इस सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से निशांत कुमार के बयान सामने आ रहे हैं। वो अपने पिता के लिए समर्थन मांगते दिख रहे हैं। इतना अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप चुने बनता है। जब अगर उन्होंने काम किया तभी मांग रहे हैं, तो जनता के लिए इतना करते हैं तो जनता को भी सोचना चाहिए। फिर से लाए, फिर से सरकार बनी और विकास का क्रम इसी तरह से बना रहे। दशकों तक सियासी फ्रेम से ओझल रहने वाले निशांत के ऐसे बयानों को लोग संकेत मान रहे हैं। जेडीयू कार्यकर्ता और नेता होली तक गुड न्यूज देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या नीतीश कुमार अपनी सियासी विरासत लालू की तरह अपने बेटे को सौंपेंगे? और अब अगली खबर, महाकुंभ भले ही अपने अंतिम पड़ाव में हो, लेकिन संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं के जन सैलाब में कोई कमी नहीं है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म के विरोधियों पर जबरदस्त प्रहार किया है। अखिलेश यादव समेत कई नेता महाकुंभ पर सवाल उठाते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे नेताओं को करारा जवाब दिया है। ये एकता का महाकुंभ है। ये आस्था का जनसैलाब है। ये वो भीड़ है जो मां गंगा के पवित्र जल के आचमन के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से चली आ रही है। मानो पूरा हिंदुस्तान तीर्थराज प्रयागराज में उतर आया हो। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ और हर हर गंगे हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन आप देखिए कि किस तरह से संगम तट पर भयंकर भीड़ लोगों की आई हुई है। श्रद्धालुओं की भीषण भीड़ आपको यहाँ पर लगातार दिख जाएगी, जो आज यहाँ पर संगम तट पर आकर डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ के समापन में बस 3 दिन बचे हैं। ऐसे में पूरा संगम तट श्रद्धालुओं से गुंजायमान है। कोई घंटों जाम में फंसकर आया है तो कोई मीलों दूर से पैदल ही चला आ रहा है। लेकिन पवित्र स्नान के बाद रास्ते में आए सारे कष्ट अब दूर हो गए हैं।
कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा। हमारा भी बहुत अच्छा रहा, काफी दिन से सोच रहे थे आने की, और यहाँ आकर इतना अच्छा लग रहा है, इतना खुश महसूस हो रहा है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। जाम बहुत था, बहुत जाम बहुत था, जाम बहुत था, लेकिन हमें आना ही यही था। संगम घाट की ये तस्वीरें देखिए, हर तरफ सिर्फ श्रद्धालुओं का ही जमावड़ा है। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। सिर पर गठरी लादे और आंखों में एक चमक लिए हुए कि बस एक बार डुबकी लगा लें और गंगा मैया का आशीर्वाद सिर माथे पर लगा लें। दाहिने तरफ जो फोर्ट की तरफ से आने वाला जो रास्ता है, या हनुमान मंदिर की तरफ से जो आने वाला रास्ता है, आप देखिए उस रास्ते पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वही दिखाई दे रहा है। और सबके मन में एक ही इच्छा है कि वो किसी भी तरीके से इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा लें। रविवार होने की वजह से महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ है। शहर में ट्रैफिक रेंग रहा है, गाड़ियां जहां तहां खड़ी हैं, लोग पैदल ही चले आ रहे हैं, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। कुंभ क्षेत्र की तरफ जाने वाले रास्तों पर तिल रखने तक की जगह नहीं। जन सैलाब के आगे सारी व्यवस्थाएं धरी रह गई हैं, फिर भी प्रशासन लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाने में लगा हुआ है। आस्था का ये सैलाब सिर्फ संगम पर ही नहीं, बल्कि तमाम रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में भी देखने को मिल रहा है। प्रयागराज जाने वाली हर किसी ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं। ट्रेन के आते ही लोग अंदर बैठने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। जिसे जगह मिल गई वो खुशनसीब है, लेकिन कई लोग परेशान भी हैं। महाकुंभ में झूंसी से लेकर शहर के हर कोने तक लोगों का हुजूम लगातार चला आ रहा है। संगम में स्नान को लेकर मन में खुशी तो है, लेकिन व्यवस्था से जुड़ी कई चीजों को लेकर नाराजगी भी कम नहीं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं। गाड़ी वाड़ी नहीं मिली आपको? नहीं, गाड़ी कहाँ मिली। पैदल पूरा एकदम लाइन एकदम बदल दिया है। पहले जो 5 किलोमीटर था उसे बढ़ा दिया है, अब वो घुमा के लेकर आ रहे हैं। गाड़ियों के लिए शॉर्टकट है, पैदल वालों के लिए लॉन्ग कट है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, जैसा बताया जा रहा है। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, वैसा यहाँ आने पे कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है। एकदम बहुत अच्छा जो है फील हो रहा है। महाकुंभ का आज 42वां दिन है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में आ रहे हैं। हालांकि कुछ पुल बंद होने की वजह से श्रद्धालुओं की पुलिस प्रशासन से बहस भी हो गई। अपने रिलेशन के लोग को भेज रहे हैं ये लोग, पुलिस वाले, फोर्स वाले सिर्फ अपने रिलेशन को भेज रहे हैं यहाँ पर, और हम लोग पब्लिक को मतलब ऐसी गजरा मुरई है। जब लोग आप लोग कितनी देर से खड़े हो? कितनी देर से? 1 घंटे हो गए, इधर से उधर भेज रहे हैं लोग। महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन स्नान के साथ ही खत्म हो जाएगा, लेकिन इस पर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। एनजीटी और यूपी पॉल्यूशन बोर्ड जैसे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, उसी तरह ये दोनों विभाग भी टकरा रहे हैं। अब तो साइंटिस्ट भी टकराने लगे हैं। तो मैं तो कहूँगा ये डबल इंजन सरकार नहीं है। जब से साइंटिस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो ये डबल ब्लंडर वाली सरकार है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाकुंभ का जिक्र करते हुए सनातन विरोधियों पर करारा प्रहार किया। करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। ये एकता का महाकुंभ है। आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। दूसरी ओर सीएम योगी ने भी कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का महाकुंभ में आना सनातन संस्कृति की गौरवशाली गाथा को दोहराता है। पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर 120 करोड़ सनातन धर्मावलंबी है। 120 सनातन धर्मावलंबी का मतलब आधा सनातन धर्मावलंबी तो यहाँ पे आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका है। उससे ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा दिया है। और
आधे से अधिक लोगों ने डुबकी लगाई, यानी एक परिवार में अगर 4 से 5 सदस्य माने तो एक परिवार के कम से कम 2 से 3 सदस्यों ने आस्था की पवित्र डुबकी में भागीदार बन गया। महाकुंभ में पहले दिन से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक बदस्तूर जारी है। मन में आनंद की अनुभूति है, आस्था का ज्वार है। हर किसी की बस यही तमन्ना है, संगम के पानी में बस एक बार उन अनमोल पलों को जी लें जो ताउम्र याद रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।